हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक बार फिर से कक्षा 12वीं का एक नया अध्याय लेकर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि कक्षा 11वीं 12वीं चाहे 9वीं 10वीं हो या 7वीं 8वीं हो, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को जो कि हिंदी माध्यम के हैं आपको पूरी तरह से आपकी स्कूली शिक्षा मुफ्त प्रदान करता है। इसके लिए किसी भी विद्यार्थी को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आप इतने समय के बाद इतना पैसा दीजिए। इन शॉर्ट एवरीथिंग यहां पर जो भी आप देखने वाले हैं सब कुछ फ्री है, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे वो चैप्टर के अंदर की एक्सरसाइज हो, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू हो, चाहे या फिर उस पर कोई आधारित टेस्ट हो, सब कुछ आपको फ्री है, चैप्टर रिवीजन भी। चलिए शुरुआत करते हैं इसी बात को लेकर। आज बात करेंगे सारणिक की, जो कि अध्याय नंबर 4 है और इसकी प्रश्नावली 4.1 हम लोग हल करने वाले हैं। सारणिक को आप बहुत मतलब हम लोग देख चुके हैं सारणिक क्या होता है और सारणिक में किस किस तरह के सूत्र आपके सामने होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सारणिक की प्रश्नावली 4.1 का। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप पिछला वाला जो लेक्चर है जो कि सारणिक की शुरुआत है वो देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1 से लेकर 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो सारणिक है सबसे पहले 2 कोटि का सारणिक है। 2 कोटि का मतलब सारणिक क्या होता है मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। सारणिक बेसिकली एक तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन उसका एक वैल्यू होती है। अरेंजमेंट नहीं कह सकते उसे, अरेंजमेंट तो आव्यूह होता है। सारणिक एक तरह का मान होता है जिसे अलग रूप में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूं कि अगर मैं 1 लिखना चाहूं तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई विद्यार्थी इस 1 को x की पावर 0 लिख सकता है, जहां x एक वास्तविक संख्या है। किसी भी संख्या की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है। तो यह दूसरा तरीका है इस 1 को लिखने का। कोई विद्यार्थी चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है कि साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1, जहां पर थीटा बराबर या थीटा कोई भी वास्तविक संख्या होती है ना। तो 1 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरह एक नया तरीका भी है जिसे हम सारणिक कहते हैं। अब सारणिक में अगर मैं 2 कोटि के सारणिक का बात करूं, सबसे पहले 1 कोटि के सारणिक का मान निकाल लेते हैं कि 1 कोटि के, अगर मैं 1 कोटि के सारणिक के बारे में बोल रहा हूं कि सारणिक जो है वो 1 कोटि का है, तो 1 कोटि के सारणिक में को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। ये मापांक नहीं है, ये सारणिक है। आप ध्यान देना, प्रश्न में आप परेशान हो सकते हो, इसे मापांक मत मानना। मापांक अलग कहानी होती है, वो फलन में होता है। ये सारणिक है, ये मापांक नहीं है। और अगर ये मापांक नहीं है तो इसका जो मान है, अगर आपको ऐसे बोला जाए तो इसका मान सदैव a होता है। इसका मान सदैव a होता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने कहा कि -5 का सारणिक, तो आपने कहा -5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारणिक है। अगर यहीं पर मैं द्विकोटि या 2 कोटि का सारणिक बोलूं तो सारणिक को अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सके, ठीक है। सो 2 कोटि का सारणिक कैसे लिखा होता है, ABCD, और इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। इन दोनों को गुणा कर दो, AD BC में से घटा दो। तो मैं AD को BC में से घटा देता हूं, यह फाइनल चीज है। इतना सा है बस, और कुछ नहीं। AD माइनस BC। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने, यहां पर अगर देखोगे तो सारणिक का मान कैसे निकलेगा, इसको इसमें गुणा किया तो 2 गुणा -1 माइनस, इन दोनों को गुणा कर दिया 4 गुणा -5, तो ये तो -2 प्लस 20 मिला के 18, एक लाइन का आंसर है। डन है क्या? सिंपल सिंपल ऐसे, मतलब ये तो चुटकी वाले आंसर है यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर वही 1 से 2। बेसिकली 2 का पहला cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा। तो अगर यहां पर बात करें तो क्या करना है, बेसिकली हमें इसको इसमें गुणा करना है।
अगर इसको इसमें गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा कॉस का वर्ग थीटा, माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगाकर ही इसको इसमें गुणा कर दिया, तो साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा। तो यहां से यह बनता है कॉस का वर्ग थीटा माइनस माइनस प्लस साइन का वर्ग थीटा। और आपको पता है कि यह सदैव होता है एक, अपन ने अभी पढ़ा इसको, है ना। अच्छा वो मैंने मिटा दिया है, ठीक है। तो ये एक हमें पता है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है, कि इस केस में इसे कहा जाता है सदैव एक। डन है। चलिए प्रश्न नंबर 2 का पहला भी समाप्त, 2 का दूसरा। यहां पर x का वर्ग माइनस एक्स माइनस एक अवयव है, साथ में x प्लस 1 है, और साथ ही यहां पर 2 अलग अलग अवयव है। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, इस वाले अवयव को इसमें गुणा करना है। तो क्या मिलेगा, x का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 और उसमें x प्लस 1 का गुणा करना है, माइनस, अब इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों को हटा दो, किन दोनों को, इन दोनों को। तो यहां से आपको मिलेगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। नाउ अगर आप गौर से देखिए तो आपके पास दो छोटे छोटे सूत्र होते हैं यार। एक तो होता है a प्लस बी का गुणा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ab में, जिसे आप a की घात 3 प्लस b की घात 3 लिखते हो, है ना। तो यहां से a की जगह x और b की जगह 1 लोगे तो a x प्लस 1 x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस x गुणा 1। तो ये वास्तव में हो चुका है x की घात 3 प्लस 1 की घात 3, और एक होता है a प्लस बी का गुणा a माइनस बी में, जो कि आप बचपन से जानते हो, दैट इज a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसे लिख सकते हैं माइनस x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यही है बस। तो यहां से मिलता है x की घात 3 प्लस 1 माइनस x का वर्ग प्लस 1। तो फाइनली यहां से मिलता है x की घात 3 माइनस x का वर्ग प्लस 2। इस प्रकार ये उत्तर है। आई होप देयर इज नो इश्यू। डन है। चलिए प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि 1 2 4 2 नाम का एक सारणिक है a, तो दिखाइए कि 2a बराबर 4a का सारणिक। अब एक छोटा सा सूत्र होता है, आपको उसी को वेरीफाई भी करना है बेसिकली। खैर अपन देखते हैं। वैसे आपको a ऐसे दिया है, तो क्या आप a का सारणिक का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा? कुछ नहीं, इसका इसमें गुणा करो, कितना आएगा? 1 गुणा 2 माइनस इसका इसमें गुणा करो 4 गुणा 2, तो यह आएगा 2 माइनस 8, जिसका मतलब माइनस 6। ठीक है। अगर आप 2a निकालें, 2 सारणिक a, क्या निकालना है? सारणिक का डबल करना है। तो बेसिकली अगर सारणिक का डबल करना है तो हमने देखा है कि जैसे आप लोगों ने आव्यूह पढ़ा था, तो हमने देखा था कि अगर आव्यूह में कोई एक संख्या आव्यूह के बाहर है तो आप पूरी संख्या को, ध्यान से सुनना, पूरी संख्या को आव्यूह के हर अवयव में गुणा कर देते हैं। तो यहां पर 2a का मतलब क्या होगा? आप यहां पर जो a है उसका डबल करेंगे, मतलब बेसिकली 2a का मतलब है a के हर अवयव को डबल कर देना। अगर ऐसा है तो a के हर अवयव को डबल कर देना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4। अब इसका सारणिक निकालोगे तो कितना आएगा? इसको इसमें गुणा किया 4 दूनी 8 माइनस इसको इसमें गुणा किया 8 गुणा 4, तो 8 माइनस 32, जो कि आएगा माइनस 24। और आपको पता है कि माइनस 24 इन दोनों के रूप में लिखूं अगर मैं, कि माइनस 24 4 गुणा माइनस 6 है। कितना? 4 गुणा माइनस 6। तो माइनस 24 का मतलब तो 2a का सारणिक, बिल्कुल बात सही है, 2a का सारणिक, और 4 तो 4 है, माइनस 6 का मतलब a का सारणिक। बस प्रश्न समाप्त, सिद्ध। मतलब ये तो हो चुका। इसे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली एक रिजल्ट है जो आपको लिख लेना है, याद कर लेना है।
ऐसे याद करना है बेसिकली कि यदि ए एक n कोटि का सारणिक है, कितनी कोटि का? n कोटि का। अगर a एक n कोटि का सारणिक है और आपको बोला जाए कि कोई संख्या a में गुणा करने के बाद आपको उसका सारणिक निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर इस k का घात n कर दो और a का सारणिक निकाल दो। जैसे इसी प्रश्न को आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको बोला गया कि a जो है, अगर ध्यान से देखो तो n का मतलब क्या है? एक a सारणिक की कोटि, और इसकी कोटि कितनी है? तो इसकी कोटि होगी दो पंक्ति, मतलब वही दो पंक्ति दो स्तंभ। सारणिक क्या होता है? एक स्क्वायर के रूप में अरेंज होता है, मतलब बेसिकली यहां पर पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 2a का सारणिक निकालूं तो प्रश्न के अनुसार अगर यहां k है तो आपको k की घात में n कर देना है, और यहां पर n और k दोनों 2 के बराबर है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। k का मतलब ये 2 और n का मतलब ये 2, तो ये कितना आ गया? 4 गुणा a का सारणिक। ऐसे भी सिद्ध कर सकते हो, ये 2 लाइन का आंसर है। अगर यहां 3 कोटि का सारणिक आता, 10 कोटि का आता, तो अपन ये वाला सूत्र अप्लाई करते। 2 कोटि में तो अपन ने 2 लाइन में निकाल दिया था, लेकिन 3 कोटि के में, 4 कोटि के में, 5 कोटि के में तो बड़ी मुश्किल होगी, है ना। हालांकि अपन 3 कोटि के सारणिक का मान निकालना ही सीखे हैं, जैसे यहां पर है। अब यदि a 1 0 1 0 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए कि a का 3 में गुणा बराबर 27 a का सारणिक। और यदि मैं यहां पर सबसे पहले a का सारणिक निकालूं, तो a का सारणिक निकालने की विधि जो मैंने आपको बताई थी, उसमें एक छोटी सी विधि और भी, मतलब उसमें बहुत से तरीके से आप सारणिक का मान निकाल सकते हैं। आप पंक्ति से निकाल सकते हैं, आप स्तंभ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जिस पंक्ति का चयन करेंगे उस पंक्ति से सारणिक का मान निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने जितना पढ़ा उसी के बारे में बात करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करता। इसे प्लस लो, इसे माइनस लो, इसे प्लस लो। अब सबसे पहले 1 लिखो। ये 1 के आगे क्या चिन्ह है? प्लस, तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे ये 1 लिखा, ये लाइन को और ये लाइन को गायब कर दिया। अब ये बचा 2 कोटि का सारणिक, तो 1 को 4 में गुणा किया, 1 को किस में गुणा किया? 4 में, माइनस इसको इसमें गुणा किया। अगर आप इस स्तंभ के सापेक्ष या इस पंक्ति के सापेक्ष निकाले सारणिक तो और आसान होगा, लेकिन अभी अपन ऐसे ही बढ़ रहे हैं बेसिकली। अब उसके बाद मैंने इसके बारे में बातें की। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? -0। अब यार इसके आगे ये लाइन को हटा दो, ये लाइन को हटा दो। अब ये 0 है, दुनिया के किसी भी संख्या में गुणा करो आना 0 ही है। तो आपने क्या किया? 0 का 4 में गुणा किया, मतलब इसका इधर गुणा करना पड़ेगा। अब तो 0 गुणा 4 माइनस 0 का 2 में गुणा। आखिरी में इस 1 के बारे में बात करते हैं। हमने यहां पर बातें की, तो ये 1 लिखा, तो ये दोनों चिन्ह हटा दिए। 1 के आगे प्लस चिन्ह है, तो उस जिस पंक्ति और स्तंभ में 1 था उन दोनों को हटा दिए। 1 इस पंक्ति में, इस स्तंभ में। अब 0 का 0 में गुणा और 1 का 0 में गुणा। तो आखिरी में ये तो यही आना यार, 0 गुणा 0 माइनस 1 गुणा 0। तो ये तो मिला a का सारणिक, जो कि है 1 गुणा 4 माइनस 0 और वहां पर भी +0। तो बेसिकली इसका मान तो 4 आया। a का सारणिक कितना? 4 है। तो a का सारणिक 4। ठीक है, अभी 3a का मतलब क्या होगा? 3a का मतलब इसके सारे अवयवों में 3 का गुणा कर दो। 3a का मतलब इसके सारे अवयवों में 3 का गुणा किया है ना, समझना मेरी बात को। अच्छा, यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सारणिक से अपन 3 बाहर निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं कर रहे हैं। अगर आप सारणिक के अंदर कोई संख्या k का गुणा करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये k संख्या बाहर उठ के आ जाएगी। ये कभी भी मत सोचना, ये कभी भी मत सोचना कि ये k संख्या बाहर उठ के आ जाएगी। ये ब्रैकेट नहीं है, ये सारणिक है। अगर ब्रैकेट होता
कि मान लीजिए a है या k के साथ में a संख्या लिखी है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर k नाम की a संख्या लिख सकता था जब कोष्टक होते थे। ये कोष्टक नहीं है, ये सारणिक है। अब बेसिकली ऐसी बात जैसे ही हुई हमारे दिमाग में, हमने बोला कि चलो ठीक है, अगर इतना है तो हमें क्या करना होगा, हर अवयव में 3 3 का गुणा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। और जैसे इसका सारणिक निकाला ना, वैसे ही तरीका निकालने का। आपने इसे प्लस लिया, इसे माइनस, इसे प्लस लिया, इस 3 को लिखा +3, और जब 3 को लिखा तो जिस पंक्ति में 3 आया है, जिस स्तंभ में 3 आया है उसे हटा दिया। 3 का 12 में गुणा तो 3 गुणा 12, माइनस 6 का 0 में गुणा तो 6 गुणा 0। नेक्स्ट है, अपन ने लिखा अगला 0, तो जैसे ही 0 लिखा, इस 0 के आगे फिर चाहे इसके स्तंभ हटा दो, इन दोनों का गुणा करो, तो 0 में दुनिया की कोई भी संख्या का गुणा करोगे तो 0 आएगा, जैसे कि यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट तीसरा वाला +3, तो जैसे ही +3 लिखा, 0 का 0 में गुणा, 3 का 0 में गुणा, बस। तो यहां पर लिखा 0 गुणा 0 -3 गुणा 0, तो ये भी 0 है। सो बेसिकली हमने इसे और इसे भी हटा दिया। यहां इसे बेसिकली है, ये याद करने का तरीका है, इसे ऐसे ही लिखे रहना, इसके ऊपर प्लस माइनस मत लगाना, ये रफ में करने का काम है, ठीक है। तो यहां से मिला 3 गुणा 36, क्योंकि बाकी सब 0 है। 36 का 3 में गुणा 108। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब ये 108 को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या 108 को लिखा जा सकता है 4 गुणा 27? 108 क्या है? 3 a का सारणिक, बिल्कुल सही है। 27 को बाहर लिखा, 4 क्या है? a का सारणिक, सिद्धम। डन है, बिना कोई परेशानी, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया है। क्लियर है ना? अगर परेशानी हो तो बता देना यार। क्लियर है क्या? चलो, एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है। यहां पर आप सबसे पहले देखिए कि a की कोटि कितनी है। a की कोटि कितनी है? a सारणिक है ना, तो a की कोटि कितनी है? तो यहां पर कोटि का मतलब है कितनी पंक्ति, कितने स्तंभ। सारणिक में हमेशा जितनी पंक्ति उतना स्तंभ भी होता है, तो चाहे 3 पंक्तियां गिन लो, 1 2 3, या 3 स्तंभ 1 2 3, जैसे आप गिनना चाहो। तो हमने ऐसे गिना कि भाई साहब यहां कोटि कितनी, 3, तो मैंने कहा n का मान 3। अब प्रश्न में 3a का सारणिक पूछा है, तो क्या करेंगे, इस 3 को बाहर लगा के इसकी घात में n लगा देंगे, और कुछ नहीं। अब चूंकि n का मान भी 3 है, तो 3 की घात 3, और ये मिलता है 27a। एक बात बताऊं, यहां पर a का मान 3 था, k का मान भी 3 था, इसीलिए कंफ्यूजन ये हो रहा है। अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसा सवाल पूछे, तो ऐसा बेसिकली यूपी बिहार में ऐसे सवाल बहुत सारे होते हैं यार, ध्यान रखना इस बात का, ये चीज यहां हो जाती है। डन है क्या? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अगर यहां पर मान लीजिए 4a का सारणिक पूछा होता, तो क्या आंसर होता? 4 को बाहर, 4 की घात में n का सारणिक, 4 की घात n मतलब 4 की घात 3 का सारणिक, और ये बेसिकली 4 की घात 3 होता है 64, तो 64 का सारणिक। प्रश्न समाप्त। डन। अगर कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो बता सकते हो। नेक्स्ट आता है अगला कि निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए मैं आपको 3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए उस विधि को फिर से रिवाइज करा रहा हूं। आप किसी भी सारणिक का किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष सारणिक निकाल सकते हैं। जैसे आप इस पंक्ति के सापेक्ष निकाल सकते हैं, इस पंक्ति के सापेक्ष, इस पंक्ति के सापेक्ष, वैसे ही इस पंक्ति, इस स्तंभ या इस स्तंभ के सापेक्ष भी सारणिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें किधर ज्यादा करना चाहिए, मतलब बेसिकली हमें किस पंक्ति और किस स्तंभ के सापेक्ष कैलकुलेशन करने चाहिए कि हमें कम कैलकुलेशन करना पड़े, किसके सापेक्ष मान निकालना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली क्या नियम होता है, नियम कुछ नहीं, जनरल प्रैक्टिस है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ज्यादा 0 हो उसके सापेक्ष निकालो। क्या करो, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में ज्यादा 0 हो उसके सापेक्ष सारणिक निकालो।
तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखा कि किस पंक्ति में ज्यादा जीरो है। स्तंभ में तो नहीं है, स्तंभ में सब में एक एक जीरो है, लेकिन पंक्ति में 2 जीरो है। तो मैं यहां पर इस बात को लिख दूंगा कि द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान सब दूर से बराबर आएगा, लेकिन हमें कहां से कैलकुलेशन करना चाहिए, जहां से हमें बहुत ही कम कैलकुलेशन करना पड़े। अब बेसिकली इन तीनों अवयवों को लिख दो। अब देखो यार, बेसिकली ये 0 है, ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों 0 है तो इनका कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप डायरेक्टली इसके बारे में बात करो। क्या करो, इसके बारे में बात करो। तो इस सारणिक का जो मान होगा, यदि आपने इसे ए सारणिक कहा है, तो मैं कह रहा हूं कि इसे मैं द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष खोल रहा हूं। तो द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष खोलने के लिए मैंने लिखा कि चलो ये ए है, तो ये तो 0, ये तो 0। अब इसको अगर मैं गुणा भी करता हूं, मतलब अगर जैसे मान लो अपन इसके बारे में बात करें, तो इसको इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाया, तो इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, कुछ तो आया, तो उसका गुणा 0 में होगा, तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो अगर 0 नाम का अवयव है तो इसके बारे में तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या लिखो, -1। अब ये देखो कि -1 किस पंक्ति और किस स्तंभ में है, तो -1 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। बस अब जो बचा है, ये 3 का -5 में गुणा किया, 3 का -5 में गुणा किया, और 3 का -1 में गुणा किया, -3 का -1 में गुणा किया। ठीक, उसके बाद एक चीज और रह गई है, यह रह गई है कि हर अवयव के आगे एक निश्चित चिन्ह हम लोग लगाते हैं कि वो पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है। हम क्या करते हैं, हर अवयव के आगे एक चिन्ह लगाते हैं कि उसे पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है। तो 3 बेसिकली, अगर मैं 3 कोटि के सारणिक की बात करूं, तो पहले अवयव के आगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। उसके बाद दूसरी पंक्ति की शुरुआत नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से होती है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम किस अवयव के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले के बारे में। ये कौन सा अवयव है, क्या आप कह सकते हैं कि ये वाला अवयव है, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। तो इसके आगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो ए का सारणिक माइनस माइनस प्लस, -15 + 3, तो ए का सारणिक कितना आया, ए का सारणिक आया -12। यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है मापांक और सारणिक में, कि सर मापांक में हमें ऐसा चिन्ह देखते थे कि अगर कहीं भी ऐसा दिखा है तो उसका मान तो धनात्मक आता है। तो मापांक का मान धनात्मक आता है या अऋणात्मक आता है, लेकिन सारणिक का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां ए क्या है, सारणिक है, ये मापांक नहीं है। अगर मापांक होता तो ये बात तो गलत ही होती, पर ये सारणिक में संभव है। डन है क्या? चलिए, अगर आप इसे पहली पंक्ति के सापेक्ष निकालते, मैं चलो द्वितीय पंक्ति, अगर आपने अपने स्कूल में पहली पंक्ति को रट लिया है तो मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष लिखने की कोशिश करता हूं, है ना। देखते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या आंसर आता है। अपन द्वितीय पंक्ति की जगह प्रथम पंक्ति के सापेक्ष बात करेंगे। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का मान, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष देखो, सबसे ऊपर यहां प्लस चिन्ह, यहां माइनस, यहां प्लस। अब प्रथम पंक्ति में तो सबके सब 0 है नहीं, अगर 0 नहीं है तो सबको लिखना पड़ेगा। यहां 2 0 थे तो अपन ने इन दोनों को गायब कर दिया था, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 0 का किसी में भी गुणा करो 0 ही आता है। तो देखो, सबसे पहले ये 3 को पकड़ा, 3 के आगे लिखा था प्लस, तो मैंने लिखा 3 के आगे प्लस, है ना। उसके बाद जिस पंक्ति में 3 है, जिस स्तंभ में 3 है, उसे हटाया। अब ये बचा 2 कोटि का सारणिक, मतलब बेसिकली इसे 2 कोटि का सारणिक ही लिखो। 0 का 0 में गुणा क्या होगा, 0 गुणा 0 माइनस, -1 का -5 में गुणा, तो -1 का -5 में गुणा।
3 वाली चीज हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में बेसिकली दूसरा वाला अवयव, दूसरा वाला अवयव है 1 -1, तो हमने लिखा -1, लेकिन -1 के आगे ऑलरेडी माइनस साइन हमको लगाना है, तो -1 के आगे लगाया माइनस। जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में -1 है उसे हटाया, 0 का 0 में गुणा, 3 का -1 में गुणा, तो 0 गुणा 0 माइनस 3 गुणा -1 प्लस, अभी तो और भी चीजें होगी, क्या होगा, उसके बाद तीसरे अवयव पर गए जो कि -2 है, तो प्लस है तो अपन ने प्लस पहले लिख दिया, -2। अब इसके बाद जिस पंक्ति जिस स्तंभ में -2 उसको छोड़ के इन दोनों का आपस में गुणा, तो देख लो तो 0 ही है, 0 का -5 में गुणा, -3 का 0 में गुणा। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर आता है। यहां से आपको मिलना चाहिए था 3 -0 माइनस माइनस प्लस, तो 3 -5। नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस, प्लस हुआ 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 0 माइनस माइनस हो गए प्लस, तो यहां से मिलता है 0 + 3। और नेक्स्ट है यार, कुछ मत करो, ये तो 0 वैसे ही है, माइनस ये 0 2 गुणा 0, तो बाकी तो -3 गुणा 0 है, तो ये तो मिला -15 + 3 विच इज इक्वल टू -12। क्या पहले भी यही जवाब आया था? हाँ जी, पहले भी यही जवाब था, तो सारणिक का मान यहां से भी यही है। तो याद रहेगा कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए अगर ऐसा डन है तो प्रश्न नंबर 5वें का दूसरा निकालते हैं। यहां पर कोई भी अवयव 0 नहीं, आप सारणिक को आराम से देख सकते हैं, 3 कोटि का सारणिक है, उसके अलावा यहां कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो शून्य है। दिखा क्या कोई शून्य? नहीं दिखा। तो अगर कोई अवयव शून्य नहीं दिखा तो क्या मैं लिख सकता हूं इस केस में कि मैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष सारणिक निकालूं, मान तो वही आएगा। तो अपन ने सबसे पहले तो वही फोटो बना लिया यार, है ना, कि प्लस माइनस प्लस में क्या कहानी होती है। आपको जिस पंक्ति के सापेक्ष निकालना है आप निकाल के देख सकते हो। मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष निकालूंगा, आप चाहो तो पहले स्तंभ के सापेक्ष निकाल लो। पहले स्तंभ में ये तीनों चिन्ह आ जाएंगे, दूसरे स्तंभ में ये तीनों चिन्ह, तीसरे स्तंभ में ये तीनों चिन्ह, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो हमने इसे कंसीडर किया कि हम इसे लेंगे यार, पहली पंक्ति को। तो क्या मैं लिख दूं, मैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कौन सी पंक्ति ले रहा हूं? प्रथम पंक्ति। तो अगर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका मान निकालेंगे तो ए का सारणिक कैसे निकलेगा, देखो फटाफट। ये लिखा 3 के आगे प्लस का चिन्ह, 3 के आगे प्लस का चिन्ह, ये यहां हटाया, ये यहां हटाया, 1 का 1 में गुणा, तो 1 माइनस तो लगाना ही है ना, उसके बाद 3 का -2 में गुणा, तो 3 गुणा -2। नेक्स्ट है दूसरा अवयव क्या है? -4। तो -4 के लिए मुझे पहले तो माइनस लगाना है, ये तो माइनस लगाना है, भले 4 होता 40 होता माइनस तो आता। अब -4 लिखा है तो -4। अब इस पंक्ति इस स्तंभ या इस पंक्ति इस स्तंभ को हटाया, 1 से 1 का गुणा, तो 1 गुणा 1 माइनस 2 से -2 का गुणा, प्लस क्या है यहां 5, तो +5, 1 का 3 में गुणा, 2 का 1 में गुणा, तो यहां से ए का जो सारणिक है वो कुछ इस प्रकार है, 3 गुणा 1 माइनस 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 हो गए प्लस, तो 1 + 6, ठीक है, 1 माइनस माइनस 4 + 4, तो ये मिलेगा कुछ यहां से, ये तो मिला 4 और ये मिला 1 + 4, 5 और 3 -2, तो यहां से ए का सारणिक कुछ इस प्रकार मिलता हुआ, 3 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 1, तो 21, 20 और 5। डन है?
तो ये आना चाहिए 47। इस प्रकार आपने दूसरे प्रश्न का भी जवाब दे दिया है। इस सारणिक को छेड़छाड़ मत करना, सवाल में इस चीज को अलग से बना लेना, रफ काम में ले सकते हो। डन है? चलिए यार, तो प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, अगर है तो। है, बिल्कुल है। अब देखो यहां पर हर पंक्ति और हर स्तंभ में एक एक शून्य है। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा, इस पंक्ति में यहां एक शून्य है, इस पंक्ति में यहां एक शून्य है, इस पंक्ति में यहां एक शून्य है, इस स्तंभ में ये शून्य है, इस स्तंभ में ये, इस स्तंभ में ये शून्य है। तो आप चाहे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आव्यूह या सारणिक का मान निकालें, आपको जवाब सिंपल सा मिलने वाला है ना। मतलब बेसिकली आपको एक चीज कम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहां से इसे बोला कि ये प्लस है, ये माइनस है, 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 ये प्लस है। इन दिस केस देखो, प्लस माइनस प्लस, देखो क्या होगा। 0 लिखा सबसे पहले, ये पंक्ति या स्तंभ को हटाया, 0 का 0 में गुणा, तो चाहे 0 का 0 में गुणा करो, -3 का -3 में गुणा करो, ये तो 0 ही आने वाला है क्योंकि आगे ही 0 आके बैठा हुआ है। नेक्स्ट है ये 1 है, 1 के ऊपर लगाना है माइनस, तो -1। अब -1 ये गया, ये गया, -1 का 0 में गुणा, और -2 का -3 में गुणा। नेक्स्ट है +2, तो +2 आगे यहां लिख लेते हैं यार, +2 ये गया, ठीक, -1 का 3 में गुणा, -2 का 0 में गुणा। ठीक, इसका फॉर्मूला भी आपको बताया होगा, फॉर्मूला भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम बेसिकली रिदम याद रखनी है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, बाकी तो आंसर आ ही जाता है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनकी मदद से आप और सिंपल से आंसर निकालेंगे, अभी बाकी आगे बहुत की चीजें आने वाली है। खैर, तो प्रश्न यहां से होता है, ये तो 0 पहला वाला क्योंकि आगे ही 0 बैठा हुआ है, -1 ये 0, -2 का -3 में गुणा -6, माइनस या -2 का -3 में गुणा 6, 6 के आगे एक और माइनस है तो -6 आ जाएगा, +2 ये -3 -0, तो यहां से मिलेगा 6 -6, द आंसर इज इक्वल टू 0। अब इसे कैसे बताएंगे आप कि आंसर आया है 0? चलो ठीक है, अभी तो आंसर जो है वो 0 है, चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये -2 गुणा 3 है। किसी भी अवयव का मान 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ये हम देख चुके हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, वही कहानी है, 2 -1 -2 0 2 1 3 -5 0, अवयव वही है, कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आप इसके सापेक्ष कैलकुलेशन करोगे तो एक कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसके सापेक्ष करोगे तो भी एक कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसके सापेक्ष करोगे तो तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और मैं ये कहता हूं कि इसके सापेक्ष ही कर लो पहले के सापेक्ष का, ताकि ये साइन हमेशा के लिए याद हो जाए, प्लस माइनस प्लस। जैसे ही प्लस माइनस प्लस याद हुआ, मैंने लिखा 2, ठीक है, ये गया, ये गया, 2 का 0 में गुणा तो 0 गुणा 2, माइनस इसका इसमें गुणा तो -1 गुणा -5। नेक्स्ट आता है -1, तो -1 ये गया, ये गया, 0 का 0 में गुणा, -3 का -1 में गुणा, प्लस क्या है, यहां लिखा है प्लस नहीं -2, देखो -2 है, ठीक है, हमने -2 भी लिख दिया, हमें क्या दिक्कत है, -2। जैसे ही -2 लिखा, 0 का -5 में गुणा और 3 का 2 में गुणा, देखो कितना आता है यार, 2 गुणा 0 माइनस प्लस, तो 5 एकम 5 माइनस हो गए, प्लस यहां पर 1, ठीक है, और ये माइनस फिर से प्लस, तो 0 + 3 तो 3 है ना, ये 0 ही है, प्लस, तो प्लस और माइनस मिला के -2 के आगे माइनस का चिन्ह है, ये 0 और ये 6, तो 0 - 6,
सो अगर आप गौर से देखें तो ये तो है -10, ये 3 और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये मिला के हुए +12, तो ये मिलेगा आंसर आपको 5, है ना। 12 3 15 -10 5, तो इस सारणिक का जो मान है वो 5 है। डन है। चले आगे 5वें प्रश्न की तरफ, मतलब 5वें का 5वां है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न तो समाप्त है। ठीक है, छठा प्रश्न है, यदि a बराबर 1 2 या 1 1 2 2 1 3 और 4 5 9 है तो a का सारणिक ज्ञात कीजिए। अब a का सारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, इसे प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस, ठीक। तो a के सारणिक का मतलब क्या है, सवाल तो वही है, एक यहां लिखा, ठीक है, इन दोनों का गुणा किया, 1 का 9 में गुणा माइनस 4 का 3 में गुणा। इस स्तंभ को भूल जाओ, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी पंक्ति, उसका स्तंभ भूल जाओ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दूसरा अवयव बात करेंगे, तो -1, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी पंक्ति, उसका स्तंभ भूल जाओ, बिल्कुल भूल गए। 2 का 9 में गुणा, पहले ये वाला बाद में ये वाला, तो 2 गुणा 9 माइनस 5 गुणा 3। नेक्स्ट है तीसरा वाला अवयव +2, ये भूले, तो +2, 2 का 4 में गुणा माइनस 5 का 1 में गुणा। डन है। तो अगर मैं यहां से a का सारणिक निकालता हूं तो 1 9 माइनस 4 3 12 माइनस 18 माइनस 15 +2 8 माइनस 5। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये तो मिलेगा -3, ये भी -3 और ये +2 गुणा 3, तो भाई साहब ये कितना होगा 0, ठीक। ये -3 और ये 15 में से 18 में से 15 गए तो 3, आगे माइनस है, 3 का डबल, तो ये बेसिकली इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 भी समाप्त होता हुआ। अगर कोई समस्या है, परेशानी है तो कमेंट कर देना यार, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे इसमें समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आव्यूह के कंपैरिजन में सारणिक सरल है। अच्छा देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमने जब आव्यूह के बारे में बात की थी तो हमने आव्यूह के बारे में यह बोला था कि अगर 2 आव्यूह बराबर है, अगर 2 आव्यूह बराबर है तो ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए, जो कि सारणिक में नहीं होता। सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में दोनों का मान बराबर है, तो पहले दोनों का मान निकाला जाए, वो मान बराबर आएगा। अगर आप आव्यूह वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाएं और बोले कि ये पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर है, तो 2 बराबर 2x हो जाना चाहिए, इसका मतलब x बराबर 1 आना चाहिए। बात तो सही है। फिर हमें पता चला था कि 4 4 के बराबर होना चाहिए, जो कि है ये x बराबर 1 तो पहले ही आ चुका, पर 5 6 के बराबर कैसे हो सकता है? हर अवयव एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो 4 बराबर 4 भी है, x बराबर 1 तो आपने वैसे ही निकाल लिया, तो 5 6 के बराबर कैसे होगा? ये तो संभव नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं हो सकते थे अगर ये आव्यूह होते तो। सारणिक अगर ये है तो बराबर हो सकते हैं। कैसे? पहले इनका मान निकाल लो। बस मान कैसे निकलेगा? 2 कोटि के सारणिक का 2 का 1 में गुणा किया। 2 कोटि के सारणिक के लिए हमेशा याद रख लो, अगर आपको 2 कोटि का सारणिक है तो a का d में गुणा माइनस b का c में गुणा, मतलब बेसिकली ऐसे इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा। तो 2 का 1 में गुणा माइनस 4 का 5 में गुणा बराबर 2 का x में 2x का x में गुणा माइनस 4 का 6 में गुणा। तो बेसिकली देखो कितना आता है यार, 2 माइनस 20 बराबर 2x का वर्ग माइनस 24। ठीक ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये तो माइनस 18 प्लस 24 बराबर 2x का वर्ग, 6 बराबर 2x का वर्ग, यहां से x का वर्ग बराबर 3 और x का मान प्लस माइनस वर्गमूल 3। आंसर है भाई साहब, ठीक है, यही उत्तर है। इसके लिए दोनों बराबर होंगे, भले दोनों का मान आपको अलग अलग दिखे,
मतलब यहां रखोगे तो ये 2√3 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, लेकिन दोनों का मान उस केस में समान आएगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न 8 के बाद कुछ बचा ही नहीं। चलिए, तो अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। आप वहां पर जाइए, गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com और वहां पर जाते ही आप हिंदी माध्यम को चयन कीजिएगा। आप कक्षा 12वीं का चयन करेंगे और उसमें गणित विषय रहेगा। जैसे आप गणित विषय का चयन करेंगे, आपको मतलब बाकी विषय भी चयन कर सकते हैं। यहां पर आपको एनसीईआरटी की किताब दिखेगी, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके सारे वीडियो मतलब टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे वो आसानी से चलना शुरू हो जाएगा बिना किसी पैसे के, क्योंकि हम अपने समस्त विद्यार्थियों को जो कि 7वीं से 12वीं इन बोर्ड के हैं या दूसरे किसी हिंदी माध्यम बोर्ड के हैं, पूरी तरह से आपको आपकी स्कूल की कक्षाएं फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, उसके अलावा इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।